हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज से आप लोगों के लिए एक नया पेपर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 या हम कहें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ये एक्ट आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। ये एक्ट यूपी एचजीएस में प्री और मेंस दोनों जगह आपको देखने को मिलता है, वहीं पर यूपी जुडिशरी में केवल मेंस में देखने को मिलता है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरा पढ़ाने का तरीका प्री कम मेंस की तरह है। इस कारण यूपी एचजीएस वाले तो क्लास को ज्वाइन ही कर सकते हैं, इसके अलावा यूपी जुडिशरी वाले भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेंस में उनको जब लिखना होगा तो मेरी जो बनाई गई वीडियो है उससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा। आज की जो वीडियो है आपकी ये डेमो क्लास के रूप में होगी। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। देखिए, नाम क्या है जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 या हम कहें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये नाम है। ठीक है, अब नाम में जो शब्द यूज किए गए हैं अब हम लोग उनका चीरफाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उनका। पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी होगा कि यहां पर जो ये राजस्व है, राजस्व शब्द लिखा गया है, ठीक है, या हम रेवेन्यू कहें, और संहिता जो शब्द लिखा गया है इसका क्या मतलब है। हम दो चीजों को जानेंगे कि राजस्व का मतलब क्या होता है और दूसरा हम संहिता का मतलब समझेंगे कि संहिता का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप कहीं कहीं देखेंगे, कहीं कहीं एक्ट देखने को मिलता है, कहीं कहीं संहिता देखने को मिलता है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है इसके विषय में भी हम लोग यहां पर जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हम ये संहिता पढ़ने जा रहे हैं, जो ये पेपर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नेचर क्या है, वो कैसी विधि है। तो ये विधि कैसी है ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्यतः सिविल मौलिक विधि है। ध्यान रखिए, इसको हमने सर्किल में किया, किसको, सामान्यतः को। तो ये कैसी विधि है, सामान्यतः सिविल मौलिक विधि है। आप इसको सिविल मौलिक विधि नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको सामान्यतः सिविल मौलिक विधि कहेंगे। क्यों ऐसा, इसलिए है कि ये पूरी तरीके से सिविल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट आपके क्रिमिनल को देखने को मिलेंगे, दंडिक मामले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब ये देखिए, ये जो सिविल मौलिक विधि है ये कैसी विधि है, इसमें दो विधि आती हैं, एक होता है विशेष विधि, दूसरा होता है स्थानीय विधि। तो ये कैसी विधि है, ये स्थानीय विधि है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी आपके प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये विधि कैसी है, ये स्थानीय विधि है। स्थानीय विधि में क्यों कह रहा हूं, स्थानीय विधि का मतलब होता है कि ऐसी विधि जो स्थान विशेष के लिए लागू होती है। तो ये जो विधि होती है, ये जो विधि है ये कहां लागू होती है, उत्तर प्रदेश में लागू होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो हम पढ़ेंगे जो पेपर, ऐसा नहीं है कि यूपी का पढ़ रहे हैं तो यही एमपी में लागू हो जाएगा, नहीं। यूपी के लिए अलग है राजस्व संहिता बनी हुई और एमपी के लिए अलग राजस्व संहिता बनी हुई है, इसीलिए हम इसे स्थानीय विधि के नाम से जानते हैं। स्थानीय विधि का जिक्र हमें कहां देखने को मिलता है, यह हमें देखने को मिलता है सेक्शन हम जब पढ़ते हैं 42 ऑफ आईपीसी, यहां हमने देखने को मिलता है स्थानीय विधि का जिक्र किया गया है। क्लियर। अब एक और विधि होती है जिसको मैंने बताया, वो होता है विशेष विधि। एक तो ये है और दूसरा क्या है, विशेष विधि का जिक्र मिलता है। विशेष विधि, विशेष विधि कहां, ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी, यहां पर विशेष विधि देखने को मिलता है। स्थानीय विधि आप समझ चुके होंगे, स्थान विशेष में जो लागू हो रही है उसको हम स्थानीय विधि कहेंगे। जैसे हमारा यूपी राजस्व संहिता है, ये हमारी स्थानीय विधि, क्योंकि ये केवल और केवल यूपी में लागू होती है। ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में नहीं लागू होती, ये यूपी में लागू होती है स्पेशली। एमपी के लिए अलग रहेगी, ठीक है, ये अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग आपका राजस्व संहिता होता है, इसीलिए स्थानीय विधि कहा जा रहा है। अब विशेष विधि किसको हम कहेंगे,
विशेष विधि मतलब कि स्पेशल जो लॉ है, उस वो स्पेशल लॉ कौन सा होगा, जैसे SC/ST एक्ट हो गया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके विशेष विधि के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो ये स्थानीय विधि और विशेष विधि में क्या फर्क है, आप ये भी यहां पे समझ चुके होंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं, राजस्व का मतलब क्या होता है। राजस्व का मतलब होता है आमदनी, या हम कहें इनकम, या हम कहें आय। यहां पर हम आय भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां हम आय भी लिख सकते हैं, आय या आमदनी, या हम कहें इनकम, तो हम उसको क्या कहते हैं, राजस्व। राजस्व क्या है, देखिए गवर्नमेंट जनता को कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, उसके बदले में वो क्या लेती है, राजस्व लेती है, रेवेन्यू उसे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, पेट्रोल पंप से प्राप्त होता है, आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने, उससे उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है। और कहां से, और होता है जो शराब पीते हैं उससे प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू कहा जाए तो किससे प्राप्त होता है, जो शराब होता है, शराब के ठेकों से ही गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में सभी दुकानें बंद थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली थी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से हो रहा है, ये शराब से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो राजस्व यहां रेवेन्यू की बात की जा रही है, यहां भू राजस्व की बात की जा रही है। यहां भूमि से जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसकी बात यहां पे होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे इसी पेपर में पढ़ेंगे कि भाई भू राजस्व कलेक्ट कौन करेगा, नहीं आदमी देता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी और उसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए राजस्व का मतलब हमने बताया आय होता है, आमदनी होता है या इनकम होता है। क्लियर? ये दो तरीके का होता है, एक सरकारी राजस्व होता है और दूसरा निजी राजस्व होता है। सरकारी राजस्व क्या होता है, सरकारी राजस्व में जैसा हमने बताया पेट्रोल पंप है वहां से इनकम आ रही है, या आपका शराब का ठेका है वहां से आ रहा है, ये क्या है, ये सरकारी राजस्व हो गया। निजी राजस्व क्या होता है, निजी राजस्व मतलब का आपने खुद कोई इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है, खुद की, ठीक है, प्राइवेट है आपका, या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वहां से राजस्व आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, निजी राजस्व कहलाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि राजस्व क्या होता है। राजस्व का मतलब आय, आमदनी, इनकम होती है। यह दो प्रकार का होता है, एक सरकारी राजस्व और दूसरा निजी राजस्व। क्लियर बात? अब हम पढ़ते हैं संहिता। दो शब्द हमें देखने को मिलता है, एक संहिता और दूसरा एक्ट देखने को मिलता है। पहले हम समझते हैं कि संहिता का मतलब क्या होता है। संहिता का मतलब यहां होता है कोड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोड। हम लोग कौन सा पेपर पढ़ने जा रहे हैं, यूपी रेवेन्यू कोड, जो कि भूमि से संबंधित आपका ये रेवेन्यू कोड है। तो क्या इससे पहले क्या कोई लॉ नहीं बनी थी क्या, बिल्कुल बनी थी। जमींदारी एक्ट बना हुआ था, इससे पहले भी हम लोग पढ़ा करते थे, और भी एक्ट इससे संबंधित, भूमि से संबंधित बने हुए थे। तो विभिन्न प्रकार की लॉ हमारे यहां थे, तो उन सभी लॉ को मर्ज करके, कोडिफाइड करके एक लॉ बनाई गई और उसी को कहा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, और उसी का नाम कहते हैं संहिता। संहिता का मतलब कि कई लॉ जब पहले से बने हुए हैं या रूढ़ या प्रथा के माध्यम से जो चीजें चली आ रही हैं उनको एक जगह करके एक संहिता का निर्माण करना। क्लियर? संहिता में हम और एग्जांपल अगर देखें तो कौन सा है, एक तो ये हो गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता हो गया, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये संहिता है। अब हम एक्ट की बात कर लेते हैं। एक्ट क्या होता है, या हम कहें अधिनियम क्या होता है। इसमें कहा गया यह एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। क्या? एक्ट बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक्ट बनेगा उससे पहले बिल होता है, और वो बिल कहा जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है, और दोनों सदन से पास होने के बाद वो कहा जाता है, बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस सिर्फ एक्ट में होता है, न कि संहिता में होता है।
संहिता में ये सब नहीं होता है कि राज्यसभा के पास जाए, लोकसभा के पास जाए, राष्ट्रपति साइन करें तब बने ना। ये चीजें यहां संहिता में नहीं होती हैं। संहिता में क्या होता है, पहले से लॉ एग्जिस्ट करती रहती हैं, उन्हें एक जगह मर्ज करके एक संहिता का रूप दे देते हैं। क्लियर है बात। और एक्ट में क्या होता है कि पहले बिल पास होता है, बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्ट का रूप धारण कर लेता है। जैसे हमारे यहां इंडियन एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के एक्ट हमारे यहां बने हुए हैं। क्लियर। तो आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। हमने आपको बताया कि राजस्व का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि कोड और एक्ट में अंतर क्या होता है, इसके विषय में हमने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम आते हैं अपने बेयर एक्ट पे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं ये यहां पे बताई गई हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से समझिए। टोटल आपकी चैप्टर 16 है, धाराएं 234 है, सभी धाराएं नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए अनुसूची 4 है। अब कैसे आप याद करेंगे, देखिए धाराओं को कैसे याद करेंगे, 2 3 4 एक लाइन से है, 2 3 4 एक लाइन से है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा माथा पच्ची करना नहीं है आपको। तो 2 3 4 लास्ट का क्या है, ये 4 है, आप पकड़ लीजिए। अनुसूची कितनी है, 4, तो यहां 4 रहेगा। ये 4 लास्ट वाला ये पकड़ लीजिए, अनुसूची 4 है, ये पकड़ लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक है, तो ऐसे ही आप याद करिएगा, क्योंकि आपको पढ़ने बहुत ज्यादा लॉ है। इस ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहिएगा कि मैं तो याद ही कर लूंगा, नहीं। अब जब ज्यादा चीजें रहती हैं तो ट्रिक के माध्यम से उस चीजों को यूज करना होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग इतना सा है तो उसमें कितनी चीजें आप भरेंगे, कितना चीजें स्टोर करेंगे भाई। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो चीजें एकदम याद रहेंगी, आपको 100% रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन आया नहीं कि आप टिक मार देंगे, ठीक है। तो 234 धाराएं हो गई, अनुसूची 4 हो गया, अधिनियम संख्या 8 हो गया। अब यहां क्या करेंगे आप, देखिए यहां पे हमने बताया 234 का लास्ट में 4 है, ठीक है। यहां पे 2 3 4 ऐसे करके चलेंगे, 4 लास्ट में है, अनुसूची का 4 ले लीजिए, यहां पे 4 हो गया, 4 4 ये हो गया, अधिनियम संख्या 4 4 8 हो गया। ऐसे ही लिखिएगा तभी आपको याद होगा, तो याद रहेंगे ना भाई। धाराओं में हमने ये पढ़ा था 234 था, 2 3 4 था, और फिर हमने क्या पढ़ा था, अनुसूची कितनी है भैया 4 है, क्योंकि लास्ट में हमने 4 पढ़ा था तो अनुसूची 4 है। अब अधिनियम संख्या कितनी है, हमने 4 4 जोड़ दिया था तो 4 4 कितनी हो गई, 8 हो गई, तो अधिनियम संख्या 8 हो गई। क्लियर। आगे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 29 नवंबर 2012 को यह स्वीकृति मिल रही है। यह हमारा संहिता कब का है, यह हमारा 2006 का है, ठीक है। 6 साल बाद ये चीजें हो रही है, स्वीकृति मिल रही है, तो 29 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। क्लियर। लागू कब हुआ है ये संहिता, तो ये लागू हुआ, लागू होने की 2 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेट, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 18 दिसंबर 2015 को सेक्शन 1, फिर 4 से 19 सेक्शन 233 234 को लागू कर दिया गया। अब समझने वाली बात ध्यान से समझिए, 18 दिसंबर 2015 को इसे लागू किया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं, कुछ चीजों को पहले लागू किया गया, कुछ आर्टिकल्स को बाद में लागू किया गया, ठीक उसी तरह यहां भी रेवेन्यू कोड में क्या है कि कुछ चीजों को पहले लागू कर दिया गया, कुछ सेक्शंस को। किनको लागू किया ये याद रखिएगा, कौन कौन सा सेक्शन है जो सबसे पहले लागू किए गए, और डेट याद रखिएगा। ये पहली चीज ये याद रखिए, और दूसरी चीज कौन कौन से सेक्शन आपको लागू किए गए हैं ये याद रखिए। कौन कौन, सेक्शन 1 ध्यान रहे, 2 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, सेक्शन 2 3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक के बाद 4 से 19, सेक्शन 4 से 5 6 7 8 9 करके 19 तक जाएंगे, तो 4 से 19 तक लागू किया गया। फिर 233 234 टोटल सेक्शन 234, तो लास्ट वाला पहुंच जाइएगा 234, एक कदम और पीछे कर लीजिएगा 235, ठीक है। तो सेक्शन 1 हो गया, 4 से 19 हो गया, 233 हो गया, 234 ये कब लागू किए गए, ये 18 दिसंबर 2015 को लागू किए गए। क्लियर। इसके बाद जो भी सेक्शंस बचे हैं उनको लागू कर दिया गया कब, 11 फरवरी 2016 को इनको लागू कर दिया गया।
इसके अलावा जो भी सेक्शन बचे हैं उनको कब लागू किया जा रहा है? 11 फरवरी 2016 को लागू कर दिया जा रहा है। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेट है, ये ध्यान रखिए। तो एक डेट आपकी ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। सेक्शन याद रखिएगा कि 18 दिसंबर को कौन कौन से सेक्शन को लागू किया जा रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें हमें एक चीज और पढ़ना है कि 2021 के संशोधन के बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसको जान लेते हैं हम लोग। 2021 के संशोधन के विषय में यह कहा गया, राज्यपाल द्वारा अनुमति कब प्रदान की गई है? तो 28 अप्रैल 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। क्लियर? फिर गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो 31 अगस्त 2020 को इसे प्रकाशित किया जा रहा है। कहां में? गजट में प्रकाशित किया जा रहा है। फिर है भू राजस्व अधिनियम 2021 लागू किया गया। ध्यान रखिए, यहां अलग चीज है, यहां अलग चीज है, दोनों मिला मत दीजिएगा। यहां जो है कि ये चीजें अलग बताई जा रही हैं, ठीक है? ये पूरा आपका बताया जा रहा है, इस संहिता के विषय में बताया जा रहा है यहां पे। और यहां क्या है? यहां सिर्फ एक 2021 का जो संशोधन है उसके विषय में चर्चा हो रही है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। तो भू राजस्व अधिनियम 2021 कब लागू किया गया? 28 दिसंबर 2020 को लागू कर दिया गया। यहां देखेंगे लागू होने के लिए 18 दिसंबर, 2 दिन बाद यहां पे जो 2021 का संशोधन है इसको लागू किया जा रहा है। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। 28 दिसंबर 2020 को भू राजस्व अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अब इसी में एक पॉइंट और बचता है। भू राजस्व अधिनियम 2021 द्वारा सेक्शन 59, सेक्शन 80, सेक्शन 89 में संशोधन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 2021 के द्वारा किन किन सेक्शन में संशोधन किया गया। ये 3 आपके सेक्शन आप याद रखेंगे। सेक्शन 59, 80, 89 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट, सेक्शन 80 सब क्लॉज 2, 89 सब क्लॉज 2 को विलुप्त कर दिया गया। कब? 2021 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब संशोधन हुआ ये याद रखिए, कौन सा सेक्शन विलुप्त कर दिया गया ये भी आप याद रखेंगे। ये कब हुआ है? 2021 के संशोधन द्वारा। क्लियर बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने बिहार एक्ट पे। इसमें पहला जो चैप्टर है ये प्रारंभिक बात करता है। सेक्शन 1 से लेकर 4 तक इसका प्रावधान किया गया है। आज की डेट में हम लोग सेक्शन 1 से 3 तक पढ़ते हैं। 3 सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो है वो डेफिनेशन बताता है, थोड़ा बड़ा है और उसको आराम से पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं सब शब्दों का जिक्र हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 1 3 चीजें बताता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारूप। संक्षिप्त नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिए क्या कहा गया? संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में नहीं, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है, ये ध्यान रखिए। प्रारंभ कब से? हमने बताया आपको 11 फरवरी 2016 से ये लागू हो गया। लागू इसलिए 11 फरवरी रखा गया क्योंकि लास्ट रूप से एकदम फुल एंड फाइनल लागू किया गया है 11 फरवरी को, इसीलिए ये प्रारंभ की डेट आपकी 11 फरवरी रखी गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्शन 2 बात की जा रही है संहिता का लागू होना। अब ध्यान रखिए, यहां पे ध्यान रखिएगा, कहा गया इस संहिता के उपबंध अध्याय 8 व 9 को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू। क्या कहने का मतलब? ये शब्द ध्यान रखिएगा, यहां कहा गया छोड़कर। कौन से चैप्टर? 2 चैप्टर, अध्याय 8, अध्याय 9। इनको क्या करके? इनको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सभी चैप्टर यूपी में लागू होंगे। तो ये चैप्टर कहां लागू होंगे? 8 व 9। इनके लिए कहा गया ये 8 और 9 लागू होंगे प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19-25 पर। ये याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची याद रखिएगा। टोटल कितनी अनुसूची है? 4 अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या याद रखिएगा 19 और 25 पर लागू होंगे। क्लियर?
ये याद रखिएगा, ये प्री का आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से कि कौन सा चैप्टर यूपी में लागू नहीं होगा। तो 8 और 9 को छोड़कर संपूर्ण आपका चैप्टर लागू हो जाएगा। लेकिन 8 और 9 कहां लागू होगा, ये प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19-25 पर लागू होंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा जब आप बैरक पलटेंगे लास्ट में जाएंगे जहां से अनुसूची स्टार्ट हो रही है, तो अनुसूची का क्रम संख्या देखेंगे तो 19 और 25 आप देखेंगे, आप देखिएगा कि क्या लिखा गया है 1925 में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कितने हैं अनुसूचियां। नेक्स्ट सेक्शन 3, संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार की बात की गई। यहां 2 पॉइंट है आपके। पहला, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता का संपूर्ण या किसी उपबंध का विस्तार कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है, किसको पावर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, राज्य सरकार को दी गई है। ये राज्य सरकार कौन सा राज्य सरकार, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यूपी का देख रहे हैं, तो ये यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी का राजस्व संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, इस संहिता को विस्तार कर सकती है या इसके किसी उपबंध में इसको विस्तार कर सकती है। ठीक है, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार किसी अधिसूचना में क्या कर सकती है, 3 काम, संशोधन कर सकती है, उपांतरण कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये 3 काम कर सकती है। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा, ये यूपी वाला स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, तो ये यूपी की बात चल रही है। तो इस तरह ये आपने देखा सेक्शन 1, 2, 3 और इससे पहले जो हमने बताया ये एक इंट्रोडक्शन था जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कोड और एक्ट में क्या अंतर है, अचानक पूछ लिया जाता है जो कि बार बार आप पढ़ते हैं लेकिन आपको मालूम उस समय नहीं होता। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की क्लास आपको अटेंड करनी है तो क्लास को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये डेमो क्लास थी तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो क्लास ज्वाइन करके आगे की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।